Okay, so now we move on to the next problem, that is 19. CrNH3 3 positive is paramagnetic while NiCN4 2 negative is diamagnetic. अब हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डायमैग्नेटिक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करते हैं कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो देखिए इस स्ट्रक्चर में CrNH3 3 पॉजिटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. तो क्रोमियम +3 अगर हम देखें तो इट्स 3d3, ठीक है, और 4s0. ओके, तो 4s0 है, 3d में 3 है, तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे. देखिए नाउ दिस इज द 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p. अब 3d में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3. तो क्योंकि यहां पर 6 लिगेंड्स हैं तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए. तो देखिए d के ऑलरेडी 2 अवेलेबल हैं, एक s का है और 3 p के अवेलेबल हैं. तो इन 6 को मिला के अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि d अंदर वाले यूज हुए हैं 3d. ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड तो ऑलरेडी हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक. ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि NiCN4 2 नेगेटिव. और सेकेंडली आपको ये भी लगता होगा कि यहाँ पर हमने पेयरिंग क्यों नहीं करवाई. पहली चीज़, पेयरिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, और अमोनिया उतना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है कि वो पेयरिंग करवा दे, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग भी नहीं होगी. ये आप मेंशन करेंगे क्वेश्चन में कि अमोनिया इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इट विल नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ दीज 3d इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NiCN4 में निकल है 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये कौन सी कन्फिग्रेशन है, ये हो जाएगा 3d8 4s0. अब 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, देखिए 3d8 में तो ये हो गया अरेंजमेंट हमारा 3d का, देन 4s और फिर 4p. ठीक है, दिस इज 3d. अब देखिए क्योंकि साइनाइड Cn नेगेटिव क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करवाएगा. तो पेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल थे, अब ये यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे. अब ये d खाली बच गया, और क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं तो 4 ही ऑर्बिटल चाहिए, तो ये एक d, एक s और 2 p के, ये मिला के बनाएंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. और क्योंकि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसीलिए इट्स अ डायमैग्नेटिक स्ट्रक्चर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th. A solution of NiH26 is green but a solution of NiCN4 2 negative is colorless. देखिए कलर क्यों आता है, जब हमारे पास d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई. ठीक है, तो एक लोअर एनर्जी लेवल होगा. ओके, अब वो स्प्लिटिंग चाहे ऑक्टाहेड्रल में हुई हो या चाहे टेट्राहेड्रल में हुई हो, पर एक लोअर एनर्जी होगी और एक हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल्स होंगे. जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, ठीक है, इसको एनर्जी मिली किससे, लाइट की फॉर्म में एनर्जी इसको मिलेगी, और ये जंप करेगा. अब ये जो गैप है लोअर और हायर के बीच में, ऑक्टाहेड्रल में ये डेल्टा O होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल में डेल्टा T होगा. तो इस गैप के बराबर अगर इसको एनर्जी मिलती है तब ये जंप करके ऊपर जाएगा. इस dd ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि लोअर वाला भी d ऑर्बिटल है, हायर वाला भी d ऑर्बिटल है, तो d से d में, लोअर d से हायर d में जाने की जो dd ट्रांजिशन है, इसकी वजह से
कलर आ सकता है। आ सकता का मतलब है ये जो एनर्जी गेन हुई है ये विजिबल रीजन में होनी चाहिए। अगर ये गैप बहुत बड़ा हुआ तो एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी होंगी वो विजिबल रीजन से भी हायर एनर्जी की होंगी, तो कलर नहीं दिखेगा। अगर गैप हमारा विजिबल रीजन में होगा तभी जाके कलर दिखता है। तो ये याद रखना कि अगर ये गैप बहुत बड़ा होगा तब भी कलर नहीं दिखता। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम कि सिंस H2O is a weak field ligand and therefore the DD transition for nickel 2 positive complex, ठीक है, किसके केस में NiH2 2 पॉजिटिव के, तो DD ट्रांजिशन फॉर दिस निकल 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लाइज इन विजिबल रीजन। ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव अ कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन। अब वो ग्रीन आता है, येलो आता है, रेड आता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। ठीक है, बट Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा? हेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज वेरी हाई, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वेरी हाई। सो DD ट्रांजिशन अगर इसमें होती भी है, DD ट्रांजिशन लाइज बियॉन्ड विजिबल रीजन। सो नो कलर इज ऑब्जर्व्ड, नो कलर और वाइट। ठीक है, वाइट भी नहीं बोल सकते, चलो नो कलर यही बेटर लिखना है। नो कलर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मतलब वाइट भी नहीं होगा, नो कलर इज ऑब्जर्व, कलरलेस। तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeH2O 6 2 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कि दोनों के पानी में डिफरेंट कलर्स क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही तो Fe2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्स हैं, पर हमें पता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स किस आयन का है ये मैटर नहीं करता कि Fe2 पॉजिटिव है और वहाँ पर क्या है। मैटर ये करता है कि लोअर और हायर एनर्जी में जो एनर्जी गैप है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड्स पे। अब CN6 में क्या है? गैप ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि डिफरेंट लिगेंड है, तो इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। और H2O के केस में ये थोड़ा वीक लिगेंड है, इसकी स्प्लिटिंग थोड़ी कम होगी। तो दोनों का जो एनर्जी गैप है डेल्टा O वो अलग अलग होगा। जब अलग अलग एनर्जी गैप होगा तो किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये DD ट्रांजिशन होती है वो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। जब एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कलर भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि कलर कोरिस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन wavelength of light absorbed। ठीक है, फॉर DD ट्रांजिशन। ठीक है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन, विच इन टर्न, और वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितनी स्प्लिटिंग हुई है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना, ये दो टर्म्स होती हैं, एक होता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, पर यहां पर हम लिख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो टू डिफरेंट लिगेंड्स
ligands will give different delta O values, so the colors will also be different. ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22.